बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पंजाब हुकूमत चल नहीं पा रही, बिल्कुल उसी तरह बजट पेश करने के लिए भी हमजा शहबाज शरीफ को बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। खेल में ट्विस्ट ये है कि पंजाब का स्पीकर असेंबली हुकूमत का नहीं बल्कि अपोजिशन का है। परवेज़ इलाही अब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बजट पेश होने देना और फिर उसे मंजूर करना स्पीकर की सवाबदीद है, क्योंकि असेंबली की कोई भी कार्रवाई स्पीकर की मंशा के बगैर चल नहीं सकती। अब पंजाब हुकूमत को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो ये है कि परवेज़ इलाही को आखिर घेरे में कैसे लेना है। जो मुतालबात सामने आए हैं उसमें परवेज़ इलाही हो या ऑपोजिशन हो, उनकी जानिब से दो बड़े मुतालबात हैं। पहला, IG से माफ़ी मांगनी है और ऐवान में आकर वो माफ़ी मांगनी है। दूसरा ये कि जितने मुकदमात पंजाब की लीडरशिप पर दर्ज हुए हैं वो वापस लेने हैं। अब जिस वज़ीर आला को बजट पेश करने के लिए इतनी मुश्किलात दरपेश हों, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कैसे कामयाब हो सकता है? उसके पास क्या अथॉरिटी होगी? जो वज़ीर आला अपनी काबीना ना बना सके, जो वज़ीर आला अपनी असेंबली में बतौर कायदे ऐवान बजट पेश ना करा सके, तो ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब रहने का या कहलवाने का क्या हक़ है? ये और बहुत सारे सवालात हैं जो हम आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन बने हुए हैं सीधी बात जोन में। सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ऑपोजिशन बेंचेस पर हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी कादिर मंदोखेल साहब, सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और अब से थोड़ी देर में मुझे बिलाल कियानी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN की, उनकी मौशी टीम का भी हिस्सा हैं और ख़ास तौर पे बजट के हवाले से, मईशत के हवाले से बात करेंगे। अभी 5-10 मिनट में शो का हिस्सा बन जाएंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर आपको आवाज़ आ रही होगी। सवाल रख सकती हूँ आफ्ताब भाई आपके सामने? जी 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 आफ्ताब भाई, आज मैंने पंजाब में, पता नहीं आपने कितना पंजाब का जो भी पंजाब में चल रहा था, सेशन का तो अभी आगाज़ हुआ नहीं है, किसी भी लम्हे हो सकता है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब राइट नाउ, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। लेकिन जितना भी मैंने देखा वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं सिफ्तैन खान साहब, वो बहुत ठीक तरीके से अपनी ऑपोजिशन कर रहे थे कि भाई नहीं जी, हमारे मुतालबात माने जाएंगे तो ये होगा। सादा सा सवाल सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको PMLN सेंटर में मंजूर नहीं थी, आपको पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा हुकूमत में नेशनल असेंबली में मंजूर नहीं थी, आपने इसीलिए उनका बॉयकॉट किया क्योंकि रजीम चेंज की वजह से बकौल आपके आप लोगों को घर भेजा गया, तो लिहाजा आप इस ऐवान का नेशनल असेंबली में हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब आपको कबूल है, पंजाब के अंदर जो भी तब्दीली आई या नहीं आई वो आपको कबूल है, क्योंकि पंजाब के अंदर आप बहुत ज़ोरों शोर से शिरकत कर रहे हैं सेशंस के अंदर, उसके अंदर रुकावट डालने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। सर ऐसा ही है ना? बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और आपके दोनों मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। देखिए बिनिश, बात ये है कि ये जो सूरत हाल अभी आपने जिसका इंट्रो में बताया है, जो पंजाब की सूरत हाल है या मरकज़ की सूरत हाल है, इसके अंदर तो सबसे बेहतर चॉइस तो यही है कि जो इनकी भी डिमांड थी, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग वालों की भी और सबकी डिमांड थी 13 जमातों की, कि अर्ली इलेक्शन कराए जाए। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ना कि इसके बदले में आप जो है IG आके माफ़ी मांगे या ये मुकदमात ख़त्म हो। अगर ये समझते हैं कि इन्होंने सही किया था तो फिर इनको नहीं माननी चाहिए बिल्कुल अपोजिशन की बात को, और अगर ये समझते हैं कि गलती पर है तो इस तरह की बार बार असेंबलियाँ चल नहीं सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर नून लीग ये समझती है कि वो पंजाब के अंदर एक अपना असर रसूख रखती है और उसको कोई खौफ ख़तर नहीं है, वो दोबारा जीत के अच्छी अक्सरियत के साथ आ सकती है, तो उसको इलेक्शन में चला जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी कि आप इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि हम मरकज़ में हम नहीं है, वहाँ पर बड़ी मतलब अच्छी सिचुएशन है कि इनको अपने टिकट होल्डर जो है नहीं, मैं पंजाब में इसलिए मरकज़ की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मरकज़ को हम समझते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो की है ज़्यादती उसकी बुनियाद पर, लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि हमारी अक्सरियत हम ये समझते हैं कि वहाँ पर अभी भी सूरत हाल जिस तरह की आपके सामने है, तो हम ये नहीं चाहते कि जी पंजाब और मरकज़ की दोनों जो मेन जगह हैं उनसे अपने आप को अलग करें, और पंजाब के अंदर जो सूरत हाल वो किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। अभी ये फैसला आ जाएगा जो अपील दायर की है 26 लोगों की,
तो वो इंशाल्लाह उसके बाद तो फिर सिचुएशन वैसी हो जाएगी जिस तरह पहले थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेहतर यही है कि हमें अर्ली इलेक्शन में चला जाना चाहिए ताकि इस मुल्क को इस कॉज से निकाला जाए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। तो इसके लिए बेहतर है तो यही है पार्लियामेंट को आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना आपकी अक्सरियत है पंजाब में, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपको नेशनल असेंबली भी नहीं, मुझे ऐसे लगा कि आप मिस कर रहे हैं, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मिस कर रहा हूं पार्लियामेंट को, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त जब बजट सेशन होता है मैं यकीनन उस मौके पर अपने हलके की बात करता हूं, अपने मसाइल की गुफ्तगू करता हूं जो मैं इस दफ़ा नहीं कर सका, और मुझे इसका शदीद दुख भी है। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है और ये लोकल और इंटरनेशनली जो साजिश बनाई गई है उसके मुताबिक तो हमारा फैसला बिल्कुल बेहतर है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद जो हुकूमत बने वो ही हुकूमत जो होगी सही मानों में नुमाइंदगी करेगी। आफ्ताब भाई, पता है क्या, आपका दुख मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे एट द मोमेंट ये लग रहा है कि आपका दुख उतना नहीं होगा जितना कादिर मंदोखेल साहब का है। आप जरा कादिर साहब को सुन लिया, वैसे आप पार्लियामेंट में नहीं जा रहे थे, टीवी शो में आप इनसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई, बहुत अरसे के बाद आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कादिर भाई, बुरा तो आपको लगेगा लेकिन मैं फिर भी आपसे सर पूछूंगी। सर, मैंने अपनी रीसेंट हिस्ट्री में, जब से मैं शोज़ कर रही हूँ, जब से मैं एक्टिवली इस सहाफ़त का हिस्सा रही हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि इस किसी भी हुकूमत को इतनी ज़्यादा वजारतें मिली हों। मतलब 250-300 लोगों का ऐवान होता है और उन 250-300 लोगों में से 3-4 वजारतें, बहुत हो गया 5 वजारतें, मतलब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पंजाब में आप लोगों के 7 लोग हैं और सातों के सातों वज़ीर हैं, तो सर इसके ऊपर दाद तो बनती है। लेकिन सर साथ ही साथ इसलिए अफसोस हो रहा है कि इतनी तगड़ी हुकूमत होने के बावजूद आज बजट का जो हाल हो रहा है पंजाब में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर। क्या आप लोग तरले मन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता में बजट पेश करने दें? इतनी कमजोर हुकूमत सर आप लोगों की। पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आई आपकी बात की कि आप कहना क्या चाह रही हो। पंजाब में आप ये समझ लो कि मुस्लिम लीग नून के बाद दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी है। आप 7 वज़रा के लिए आप रो रही है। क्या पंजाब का गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी का हक नहीं था? क्या पंजाब असेंबली का स्पीकर पीपल्स पार्टी का हक नहीं था? तो आप 7 वज़ीरों की बात करते हैं। असेंबली आप ले लें सर, पर बजट तो आप पेश कर देना जी। नहीं, बात बनती, मेरी बहन, बात बनती नहीं है आपकी को, ठीक है? अच्छा चले, मैं सुन रही हूँ। अब आफ्ताब भाई की बात से मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ, और इत्तेफाक कर इस वजह से कि ये जेन्युइन कारकुन है। और क्योंकि देखो आज ये बाहर बैठे हुए भी उनको अपने हल्के के लोग याद आ रहे हैं, तो ये एक खुशाइन बात है एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए कि वो असेंबली में उसके लिए आवाज उठाया था। मैं हूँ, मैंने बिजली के लिए आवाज उठाई है, मैंने पानी के लिए उठाई है, मैंने गैस के लिए उठाई है, बहुत सी चीजों के मैं उठा रहा हूँ। इलाके के लोग खुश है, काम हो या ना हो, लोग खुश है कि चलो भाई हमारा एमएनए बात तो उठा रहे हैं असेंबली के अंदर। अब सवाल ये समझ में नहीं आ रही कि आपको मरकजी हुकूमत तो साजिश के तहत आपको कबूल नहीं है, जबकि शेख रशीद अभी परसों कह चुका है कि हमें तो 4 महीने पहले पता था। तो भाई आपका खत तो अभी आया था 7 तारीख को, वो तो 4 महीने की बात कर रहा है। और फिर उसके अलावा पंजाब हुकूमत तो आप तो आखिरी एड़ी चोटी के वक्त तक आप नहीं छोड़ रहे थे। आपका गवर्नर जिस तरह सेक्टर इंचार्ज बना हुआ था सदर पाकिस्तान समेत, वो तो किसी सूरत में असेंबली के अंदर जो हुआ वो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। पुख्तनख्वा असेंबली आप बड़े एंजॉय करो, पंजाब असेंबली में आपको उम्मीद है आप एंजॉय करो। मरकज में चूंकि आपको पता है, और बेनिश बड़ा आसान सा आम लोगों को समझाने के सवाल है, हमारे 2018 के इलेक्शन के बाद जो इस वक्त कौमी हुकूमत है हमारे 162, वो चाहिए कितने? 172, 10 चाहिए। तहरीक इंसाफ के 155 थे। अब मुझे बताओ 155 में बकाया फिगर किसने डाल के दिया उसको? उनको बड़ा दुख है। हमें तो सिर्फ 10 चाहिए था, हमें नहीं मिल सके, इनको मिल गए, 55 से 72 मिल गए इनको। सवाल ये है कि आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1985 का इलेक्शन, आफ्ताब भाई भी छोटे होंगे और मैं तो इनसे उम्र भी थोड़ा बड़ा हूं, मुझे याद है जितनी पार्टियों ने पीपल्स पार्टी समेत जिन्होंने बायकाट की आज तक पछता रहे, आज तक पछता रहे। जो उस वक्त के 1985 की जो लीडर पैदा हुए और आज तक वो हुक्मरान है और बाकी सियासी पार्टियों के ऊपर हर जगह पे उन्हें स्पेस बना ली है। आफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी को आपको अगले देखे, सवाल सीधे ये, आज अपोजिशन लीडर बनाए जैसे भी है, वो एक 16 अरकान के साथ आ गए। अब आप उसको जो नाम दे दो,
उसके बाद आपका नेब का चेयरमैन किसकी मशवरत से होगा? उसी अपोजिशन लीडर जिसको आप दूसरे नाम से पुकारते हो। आपका कल का केयर टेकर हुकूमत किसकी मशवरत से होगा? उसी अपोजिशन लीडर से जिसको आप पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हो। उसके बाद आपके जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है उन्हीं के साथ मशवरत करके और आपके सदर पाकिस्तान ने साइन किए। तो मेरे भाई, ये सारे जो मशवरत होती है वो अपोजिशन के साथ होती है। आपके 155 अरकान कौमी असम्बली में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जब से आप हुकूमत से आपने बाइकाट की असम्बली का 155 अरकान हमारी भी पूरे नहीं हुए। तो आप मुझे बता दो, जब आपके 155 होते हैं असम्बली के अंदर, तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते। वैसे माशाल्लाह इस मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट आया है, कोई किताबें वजीर खजाना के सर पे या किसी हुक्मरान के सर पे किसी ने नहीं मारा। हम भी यकीनन बोर हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, इतना स्मूथ। तो ये सब के सब आपकी वजह से। पंजाब में देख लेना कादर भाई, पंजाब में क्या हो रहा है? आपकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, बजट नहीं प्रेजेंट हो रहा अभी तक। जी हो जाएगा, इनकी होते हो जाएगा, इनके सामने हो जाएगा, इनके आंखों के सामने पास हो जाएगा, और इसी तनख्वाह पे ये काम करते रहेंगे। और 20 अरकान असम्बली जो दोबारा इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में आप देखिए कौमी हुकूमत के उम्मीदवार वो भारी अक्सर से जीतेंगे। ये किनारे पे बैठे रहेंगे, ये दांधी के इल्जाम लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन को गालियां देंगे, पंजाब हुकूमत को गालियां देंगे, राना सनल्लाह को गालियां दे देंगे। तो भाई जब आपने कल गालियां देना है तो आज बाइकाट कर दे वहां से भी। चले, आपको तो नहीं पड़ेंगी ना गालियां सर, नून लीग को पड़ेंगी ना, पीपल्स पार्टी को तो नहीं पड़ेंगी। जी आफ्ताब भाई, ये देखा ना, मतलब ये कादर भाई आप एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को। बड़ी जबरदस्त आप लोगों ने सियासत के लिए। आफ्ताब भाई वक्त कम है, सवाल ले लीजिए, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा सवाल सिंपल सा है कि आप लोग हमेशा बैरूनी कर्जों पर बड़ा तकिया करते रहे हैं, फोकस भी करते रहे हैं, और आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि आपकी जो 3.5 साल हुकूमत है आपको इसलिए बार बार कर्जे लेने पड़ रहे हैं क्योंकि जो आपसे पिछली हुकूमतें थी वो चोर थी, डाकू थी। और अगर मैं आपकी उस टाइम की ऑपोजिशन की बात करूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। लेकिन मजे की बात पता क्या है, जो इंकशाफ हमें शौकत तरीन साहब की तरफ से सामने आया है ना, वो पहले सुन लीजिए, उसके साथ मिला करके मैं आपका जवाब लूंगी। जरा सुनवाइए जी, शौकत तरीन साहब क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई है, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान को बने हुए जब आप लोगों को हुकूमत मिली थी तो 72-73 साल हुए होंगे, लेकिन आप लोगों ने जितना कर्जा लिया है एज पर शौकत तरीन साहब, इन सारे सालों को मजमूई तौर पर 76%, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। वैसे क्या किया आपने इस कर्जे का? अच्छी बात है ले लिया, जरूरत पड़ी होगी, पर किया क्या? ये बता दीजिए मुझे। अच्छा देखें, बात ये है बेनिश कि पहली बात तो ये कि अभी जो मेरे दोस्त मंदू खेल साहब थे, हालांकि इनको तो इस वक्त असेंबली में होना चाहिए क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और ये आपके साथ प्रोग्राम में बैठे हुए, तो इसका मतलब ये कि जिस तरह ये एंजॉय कर रहे हैं इन्हें कल 4 बजे होगा। अच्छा चले फिर तो अच्छा चले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो टीवी पे नहीं था, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं पता। बहरहाल अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कैसा अच्छा बजट पेश हो रहा है कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो भी हर बात पे ताली बजा रहा है, और फिर जब टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है कि फिल्म के ऊपर और ड्रामे के ऊपर और इंडस्ट्री इनके ऊपर, तो असद जो महमूद साहब हैं वो भी डेस्क बजा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस, जिसके बाद में मौलवी लोग कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं भाई, है तो उनको पता ही नहीं चल रहा है। इतना मतलब वो गुमसुम से हैं कि बस जो हो रहा है बस होने दो और बजाए जाओ, तालियां बजाए जाओ। अच्छा देखिए, शौकत तरीन साहब ने ये जो बात की है, तो मैं ये समझता हूं कि जो हमें लेना पड़ा तो वो इसलिए लेना पड़ा कि उसका अक्सरियत से ज्यादा जो उसका हजाम था वो तो हमें इनके कर्जे लिए हुए जो वापस करने थे उसके लिए किए। लेकिन उसके बावजूद अब आप शौकत तरीन साहब से जब आप बैठ के बात करती होंगी, आपने ज़ाहिर बात उनसे कोई इंटरव्यू भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, वो बताते हैं कि जी क्या सूरत हाल है, कैसी है कैसी नहीं है। हमने जरूर कर्जे लिए, लेकिन कर्जे उनके लिए हुए कर्जों को उतारने के लिए कर्जे लिए। लेकिन जब अभी जो एदाद-ओ-शुमार आई है, सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं जो इन्हीं के दौर में आई हैं, वो जिस तरह बता रहे हैं कि इकोनॉमिक की सूरत हाल कैसी थी और मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहा था, तो ये सारी चीजें और फिर 2 महीने के अंदर जो सूरत हाल बनी है वो भी सबके सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर ये अलमिया रहा है कि हमने हमेशा कर्जे लिए कर्जों को उतारने के लिए, लेकिन इस तरह अपने आप को, कौम को रिलीफ देने के लिए कर्जे नहीं लिए गए।
बल्कि कौम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं इन 3 सालों में, इससे पहले नहीं की गई। हर चीज़ का इंडेक्स आपको बताता है, इंडिकेटर बताता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। हर चीज़ का जिसको भी उठा के आप देख लें तो ये बेहतरी की तरफ गई। और जो 3 महीने में इन्होंने अशर किया वो भी आपके सामने। बिनिश, आप खुद ईमानदारी से बताएंगे इन 3 महीनों में जितनी चीखें निकली हैं, वो लोग जो है, आवाम जो है रोडों के ऊपर वो कहती है कि यार इससे तो बहुत बेहतर था कि इमरान खान की हुकूमत थी। वो ये नहीं कह रहे कि इससे जी बेहतर जो थी वो पुरानी नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी या पुरानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेहतर थी। वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर हुकूमत जो थी वो तो इमरान खान की थी। तो इसलिए लोगों को पता है कि इमरान खान के दौर में इनको रिलीफ भी मिला है, इमरान खान के दौर में चीजें बेहतर भी हुई हैं, और जो हमारा जो पहिया जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। तो ये चीजें आपके बहुत सारे माहिर माशियात बताते हैं कि जी चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो 2-3 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है, ये भी यकीनन इन्होंने इनकी नीयत ये नहीं होगी, लेकिन क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो बेहतर ये है कि ये इलेक्शन में जाए। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं बिनिश कि इनकी डिमांड भी यही थी कि इन्होंने महंगाई मार्च मंदुखेल साहब ने निकाला था कराची से लेकर इस्लामाबाद तक फरवरी के अंदर, वो महंगाई मार्च था कि महंगाई को खत्म करने के लिए और नया इलेक्शन करवाने के लिए। यही बात नून लीग करती थी, यही तो बात अब आप लोग मार्च कर लें और बाकी जमात। हम तो कह रहे हैं कि जी आप ही की डिमांड थी, आप इस वक्त लोगों की चीखें निकल गई हैं। 60 रुपए है रोजाना, अभी तक 10 रुपए यूनिट के ऊपर बिजली बढ़ गई, आज फिर तकरीबन 3.25 रुपए बढ़ा दी है बिजली के ऊपर है। तो लोगों की चीखें निकल गई हैं बिनिश। तो इसलिए बेहतर यह है कि इससे पहले कि रोडों पर लोग निकल आए, तो आपको चाहिए कि आप इलेक्शन को कॉल करें, इलेक्शन करवाएं, और फिर जिसको जवाब लेंगे भाई, जवाब लेंगे, हुकूमत से जवाब लेंगे, नून लीग को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और अब सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं जी बिलाल कियानी साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ दिस कम्प्लीट्स द पैनल। बिलाल, आपके आने से पहले काफ़ी ज़्यादा फायर फाइटिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आपसे जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड है। मुझे तो लग रहा था आज मेरा लाइव शो नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में इस टाइम पे अवैस लगारी साहब जो हैं वो धराधर बजट पेश कर रहे होंगे, लेकिन सर हुकूमत आपकी, हुकूमत कादिर मंदोखेल साहब की, चले जी बजट सारा आपके हाथ में नहीं है क्योंकि स्पीकर जो है वो अपोजिशन का है, लेकिन सर कैबिनेट तो आपके हाथ में है। इतनी मुलाकातें हो गई, जरदारी साहब अब भी पंजाब में बैठे हैं, आप लोग कैबिनेट तक नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ किस चीज़ के CM हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो बीनिश साहबा। देखिए बजट जैसे कि आपने कहा कि वो ताख़ीर का शिकार है असेंबली में, कुछ वजूहात से, असेंबली में कुछ चीज़ों की वजह से। बजट का इतलाक़ वैसे भी 1 जुलाई से होता है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 1-2 दिनों में वो हो जाएगा। काबीना की भी जहाँ तक बात है, आपकी बात इन अ वे सही है कि चलें आइडियली, हाँ जी आइडियली नहीं, मतलब कि आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि शायद कल ही बजट इंशाल्लाह पेश हो जाए, पास हो जाए। मगर जो काबीना की आपने बात की है, आइडियली आप सही कह रही हैं कि बेहतर होता कि अभी तक हो जाती, मगर इंशाल्लाह उसके बगैर भी गवर्नमेंट अपना काम करी है। चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ टोटली कोऑर्डिनेट करके वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत अपना काम करी है। काबीना के काफ़ी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मज़ीद काबीना मुकम्मल भी हो जाएगी। ये कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर कभी कभी ये थोड़ी सी डिलेज़ या टीदिंग इशूज़ इस तरह आते हैं, काफ़ी लोगों को ऑन बोर्ड लेना होता है, मगर जिस तरह वफाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से हर फैसले में भी काबीना की फॉर्मेशन के अंदर भी सबको ऑन बोर्ड लिया गया था, यहाँ पर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह खैरियत रहेगी। और बुनियादी चीज़ ये है कि काम जो है वो हो, और इंशाल्लाह वो आप होते हुए देखेंगी। और अभी भी पंजाब हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है। पंजाब में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि आटे को यूटिलिटी स्टोर्स में 40 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। हालांकि अभी तक बजट उस तरह पेश नहीं हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे पंजाब का, मगर हमने ऑलरेडी देखा है कि उसके अंदर तरक्याती बजट और सब्सिडीज़ की मद में और अवामी मसाइल को हल करने की मद में क्या क्या रकूम हमारे सामने ऑलरेडी एक बजट फॉर्म्ड है। तो इंशाल्लाह एक फॉर्मेलिटी वो पूरी हो जाएगी। और इसी तरह जिस तरह हमने वफाक में देखा कि वफाक में जो एक बजट PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट ने पेश किया है, वो PTI की लगाई हुई आग को बुझाने की भी उसमें तरजीह है, मगर साथ ही साथ जो अवामी मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। डेवलपमेंट बजट में इजाफा किया गया है। आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ हैं उनमें 15% इजाफा किया गया है। जो आपके सैलरीड इंडिविजुअल्स अदरवाइज़ हैं उनके इनकम टैक्सों में कमी की गई है।
साथ ही साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तकरीबन 120 अरब का लगभग इजाफ़ा किया गया है। सस्ता पेट्रोल सस्ती डीज़ल स्कीम, क्योंकि हमें पता है कि जो गुज़िश्ता दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इससे आवाम पे बहुत बोझ पड़ा है, तो उसमें मुकम्मल तौर पर नहीं मगर कुछ मदद फराम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वसाइल हैं उसके अलावा एक ऐसी स्कीम जिसमें जो ख़ानदान 40,000 रुपये से कम माहाना कमाते हैं वो 2,000 रुपये वसूल कर सकते हैं डायरेक्टली 7-8-6 पे अपना CNIC मैसेज करके। यहाँ रोक लें, मुझे इसी से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना है। आई नो यू केम टू माई शो फर्स्ट टाइम, लेकिन यू नो मी, सो प्लीज अलाउ मी टू आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज कि आपने ये जो 40,000 रुपये माहाना आमदन वालों के लिए 2,000 रुपये पर फैमिली जो देने की अनाउंसमेंट की है, क्या 50,000, 60,000, 70,000 वाले लोगों को आप कम आमदनी में नहीं समझते जिस हिसाब से आप लोगों ने महंगाई कर दी है? नंबर 1। नंबर 2 कि जितनी आपने इस चीज़ की तशहीर में पैसे लगा दिए, अखबारों में इश्तिहार, आप ही की कॉलीग हैं, आप उनके साथ सारा दिन ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, वो आ करके चबा कर लोगों को अल्फाज में ये बता रही हैं कि 40,000 रुपये की जो आमदन वाली फैमिली है उनको 2,000 रुपये माहाना दे रहे हैं। यू थिंक सो दैट इज़ ऑल, दैट इज़ जस्टिफाइड? देखिए, इसमें दो बातें। एक तो आप सही कह रही हैं कि देखिए हर इनकम सैलरी का जो इनकम लेवल का जो शख्स है वो और हाउस होल्ड है वो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है। जो और मैं ये बात मानता हूँ कि 2018 में जो शख्स 15,000 रुपये का, जो ख़ानदान 15,000 रुपये का राशन डालता था, वो अब जब खान साहब हुकूमत छोड़ के गए तो वो 30,000 रुपये में वो राशन नहीं डाल सकता था। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो 2018 के अंदर देहात के अंदर 800 रुपये का बिजली का बिल दे के घर के अंदर एक कमरे के अंदर एक बल्ब और एक पंखा लगा सकते थे। आज वो 2,500 या 3,000 रुपये दे के भी वो बिजली का वो बल्ब और पंखा नहीं लगा सकते। तो ये हक़ाइक़ हैं, ये हकीकतें हैं, और ये 2,000 रुपये शायद हमें पूरा इस बात का इदराक है कि ये काफ़ी नहीं है, मगर इसको आप आइसोलेशन में ना देखें, इसको आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ भी देखें। इसमें आप ये भी देखें कि जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है आटा, चीनी और घी के अंदर सब्सिडीज़ फराम करने की KP और पंजाब गवर्नमेंट में, और जो दूसरी और अगेन ये हमें भी अभी जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली उसमें चादर देख के पाँव फैला रहे हैं। हम खसारे भी कम कर रहे हैं मगर साथ साथ ये स्कीम्स भी फराम कर रहे हैं, साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी पैसे दे रहे हैं, साथ साथ ज़राअत के टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज कम कर रहे हैं। तो ये बैलेंस एक स्ट्राइक करने की कोशिश हो रही है। जो दूसरी बात आपने की 50,000, 60,000 रुपये, 70,000 वाले भी मुतासर हुए हैं, तो इसीलिए जो इनकम टैक्स में जो चेंज आया है, आप देखती हैं कि पहले जो शख्स 50,000 रुपये माहाना कमा रहा था उसके ऊपर जो भी वो कमाता था उस पर टैक्स लगता था। अब वो थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अब 50,000 के बजाय वो थ्रेशोल्ड लाख रुपए हो गया। जो भी शख्स लाख रुपए तक कमा रहा है महीने का, चाहे वो 25,000 कमा रहा है, 30-35 लाख तक, उस पर ज़ीरो टैक्स होगा। और लाख से ऊपर भी जो शख्स 15 लाख तक माहाना कोई भी रकम कमा रहा है, 0 से 15 लाख के दरमियान, वो पिछले साल के मुकाबले में अब हर साल कम टैक्स देगा, उसकी जेब में वापस पैसे जा रहे हैं। एक चीज़ बता दें, फिर मैं आगे पीपल्स पार्टी की तरफ जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 60,000 कमाने वाला, 70,000 कमाने वाला, 80,000 कमाने वाला, लाख रुपए हर महीने कमाने वाला, उसको टैक्स नहीं कटेगा, आप ये कह रहे हैं? उसके ऊपर इनकम टैक्स जीरो हो गया जी। अगर आपकी तनख्वाह माहाना लाख रुपए है, मतलब कि सालाना अगर आपकी आमदन 12 लाख या उससे कम है, तो आपके ऊपर अब जीरो इनकम टैक्स है। ऑल राइट जी। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे पता है आपने रिस्पॉन्ड करना है। जो पहले 50,000 रुपए तक। आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ बिलाल आपके पास। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे पता है आपने रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मेरा सवाल भी साथ ले लीजिए क्योंकि वक्त की हमेशा कमी रहती है। मैंने मुतअद्दिद लोगों से सुना है, जब से आप लोगों की कोलेशन गवर्नमेंट आई है, मैं सुन रही हूँ, शायद खकान अब्बासी साहब को भी सुन रही हूँ, मैं बाकी हुकूमती लोगों को भी सुनती थी कि भाई नैब जो है ना वो एक ऐसा इदारा है कि जो बड़ा ये एजेंडा ड्रिवन होता है और आप लोगों ने नैब को ख़त्म करना है, आपने उसके कवानीन में तरमीम करनी है। बल्कि मैं तो अगर ये कहूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को अगर मैं कोट करूँ तो आसिफ अली जरदारी साहब तो कैटेगोरिकली ये कहा करते थे कि भाई या तो मुल्क रहेगा या फिर नैब रहेगा। लेकिन कितनी हसीन इत्तफाक और कितने मज़े की बात है कि आप लोगों की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने आते ही नैब का जो बजट है वो बढ़ा दिया है, लगभग 5 अरब रुपए सालाना। भाई अगर वो इस तरह का इदारा है जिसको 5 अरब रुपए दे करके भी आप लोगों ने ये बात करनी है कि भाई ये जो इदारा है ये तो बहुत ही सियासी इंजीनियरिंग करता है, तो भाई आप 500 रुपये का ताला लें, नैब के दरवाजे पर लगाएं और ये जो 5 अरब रुपए हैं ये गरीबों में बांट दें। बेनिश, जब नैब कानून में तरामीम हो रही थी उस वक्त का आपने मेरा स्पीच सुना था, कौमी असम्बली में जरूर नहीं सुना होगा। यही बातें मैंने की है कि इस अदारे को ख़त्म करना चाहिए। ये वो अदारा है कि इंतकाम के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। आपको पता है अदाद शुमार जब कौमी असम्बली में आ गए तो नैब के अफसरान ज्यादातर इंजीनियर है।
इंजीनियर मेरे भाई ये हमारे मुल्क के लोग हैं, लेकिन क्या इंजीनियर तफ्तीश करेंगे? इसके लिए तो कानून का कोई तालिब इल्म हो। जी कादिर साहब का सिग्नल चला गया, कैन वी हैव हिम बैक? ऑल राइट, ओके आवाज आ रही है? जी 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 कंटिन्यू करें, बात मुकम्मल करें, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। जी जी मेरा तो ये मुतालबा था उस वक्त कौमी असम्बली में कि इसको सिरे से खत्म होना चाहिए, मगर खत्म इस वजह से नहीं होना चाहिए कि फिर हमारे अपोजिशन के इस वक्त के दोस्त ये कहेंगे देखो नेब, और फिर आपको नेब की चेयरमैन का वो वीडियो याद है जो एक खातून का वीडियो है जो इमरान नियाजी साहब की चेते चैनल में नशर किया गया, उसको ब्लैकमेल करते रहे। और इस शख्स को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ, वैसे थे कानून के तालिब इल्म, जब वो उकला बरादरी ने चीफ जस्टिस की बाली की लिखी, ये शख्स उस वक्त भी झंडा लहराते हुए इसने हुकूमती ओहदा उस वक्त सर आप ही की पार्टी का मौकफ था कि ये निजी मामला है, मुझे 5 अरब का जवाब दे देना। जब आप भी यही सोचते तो फिर 5 अरब क्यों अलॉट किया आपकी हुकूमत ने? मेरे हिसाब से 5 अरब क्या 5% भी नहीं देना चाहिए, इस वजह से कि इस अदारे ने जितनी रिकवरी की है उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन चूंकि एक अदारा है, तनख्वाहें यकीनन 5 अरब उस लिहाज से मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि रखे, लेकिन इस अदारे से हिसाब लिया जाए, इनसे अफसरान के एसेट तो चेक किया जाए, इनके अफसरान की लूट मार को चेक किया जाए। मैं तो टोटली इस अदारे के खिलाफ हूँ, ये इंतकाम का अदारा है। और दूसरी बात कादिर भाई आपसे पूछा नहीं था नून लीग ने बजट बनाने से पहले मशवरे नहीं हुए? बिलाल तो कह रहे हैं कि हमने तो बड़े अमन अमान से मुशावरत करके सारी चीजें कर रहे हैं, बल्कि यकीन दहानी मुझे करा रहे थे कि पंजाब में भी ऐसा होगा। आपसे पूछा नहीं था? देखिए बेनिश, मैं अपना व्यूज बता रहा हूँ, ये आज आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरे कौमी असेंबली का स्पीच उठा के देख ले, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उससे 10 गुना सख्त बातें मैंने की है। सवाल ये है कि इस अदारे के पास सिवाय इंतकाम का उम्मीदवार पेट का कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस अदारे के पास मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो करमोर पे अड़क की है, उस पर आदमी डाला, जिस ब्यूरोक्रेट ने कोई 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर इल्जाम है वो जेलों में बंद है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो 40 लाख रुपए उसके ऊपर इल्जाम है और 4 साल से जेल में, और टोटल सजा कितनी है? 7 साल। अब आप मुझे बताओ तो 7 साल तो ये छुट्टियां में गुजर जाएगी, उस गरीब का जो 4 साल जेल में रहे वो कौन उठाएगा? वो भी साबित हो जाए तब अभी इल्जाम है। सवाल ये हम इस मुल्क में ये इंतकाम की सियासत क्यों कर रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बाद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला आइए मिसाक के मईशत पे बात करें, तो क्या बोला इमरान नियाजी साहब ने? एनआरओ मांग रहे। आज खुद मलिक रियाज के जरिए एनआरओ जो ना वो मांगता फिर रहा है। चलिए आखिरी 2 मिनट है, मुझे पीटीआई को देने दें, मैं उनसे आगे बढ़ने का कर लेते हैं ना बात। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आती हूँ आफ्ताब भाई आपके पास आपका कमेंट लेने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी बैक। वेलकम बैक। जो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, आफ्ताब जहांगीर साहब, कादिर मंदोखिल साहब, बिलाल कियानी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी आफ्ताब जहांगीर साहब प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, ये आपको दावत दे रहे हैं, आइए उनके साथ जाके बैठिए और आगे बढ़िए। अच्छा देखें, आपने बिनिश मंदोखिल से सवाल किया था नैब के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर और मैंने कहा ये इदारा ख़त्म होना चाहिए। मेरा एक सवाल है मंदोखिल से कि क्या पुलिस की कारकर्दगी से ये मुतमईन है? अगर ये मुतमईन है तो मुझे बता दें, क्योंकि कच्चे के इलाके में सिंध के अंदरूने सिंध जो है वहाँ नैब नहीं जाती, वहाँ वडेरे जाते हैं, वहाँ सियासतदान जाते हैं, गरीब आदमियों को, गरीब हारियों को पकड़ के बंद करते हैं थानों में। पुलिस SHO जो है, थाना जो है वो बड़े लोगों के इशारे पे चलता है। तो क्या पुलिस का डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया जाए? उसको बेहतर करने के बजाय उसको ख़त्म कर दिया जाए। FIA से ये मुतमईन है, ये खुद वकील कहते हैं कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। क्या ये अदालतों से मुतमईन है जो वहाँ पर फैसले होते हैं? तो इससे इसका क्या मतलब है? वो सारी अदालतें ख़त्म कर दी जाए, या वो FIA का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, या कोई इसे ये इदारे ख़त्म करना मकसद नहीं है। इदारों को बेहतर करना, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना, यही मकसद है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, ना कि आपका जिसकी ताकत हो है वो बादशाह बना हुआ है। पंजाब के अंदर वडेरा चौधरी वहाँ बादशाह बना हुआ है, सिंध के अंदर जरदारी बादशाह बने हुए। मर्जी है, कोई किसी की जुर्रत है? वहाँ पर चप्पल चोर को 5-5 साल हो गए, ये जाए नजर आता है। प्रोग्राम कब खत्म हो गया है। तीनों पैनलिस्ट का आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। I'll see you all tomorrow। अल्लाह हाफिज।